गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी घर पे अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। हमने अपना सेकेंड चैप्टर शुरू किया था एडमिशन ऑफ पार्टनर। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बातें समझ में आ रही होगी। क्योंकि आपके तरफ से कोई रिप्लाई या कोई क्वेश्चन पूछा तो नहीं जाता है व्हाट्सएप ग्रुप पर फिर भी समझता हूँ कि सभी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। हमने पिछले क्लास में चर्चा किया था कि कैसे एक साझेदार अगर प्रवेश लेता है किसी फॉर्म में तो क्या क्या दिक्कतें आती हैं। उन दिक्कतों के बारे में देखा था। उसमें से सबसे पहला प्रॉब्लम हमने पिक किया था कि कैसे जो पहली समस्या आती है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि जब दो पार्टनर हैं या जितने भी पार्टनर हैं पहले से और उनके बीच में एक नया आ रहा है तो पहले लाभ अनुपात कुछ और था, अब नया वाला आएगा तो चेंज होगा। जब चेंज होगा तो एक नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें चाहिए। उसी को फाइंड करने कैसे करेंगे ये हमारे सामने सबसे पहली प्रॉब्लम होती है। दूसरी प्रॉब्लम थी कि जो पुराने पार्टनर क्या सेक्रीफाइस कर रहे हैं नए के आने पर, तो दूसरी प्रॉब्लम थी सेक्रीफाइसिंग रेशियो। दोनों पे चर्चा करी। दो कंडीशंस मैंने बताए थे कि पहला बताया था कि सिर्फ और सिर्फ नए साझेदार का हिस्सा दिया हो और क्वेश्चन साइलेंट हो। जाहिर सी बात है पुराना अनुपात तो आपको सभी कंडीशन में देगा, तो पहला जो कंडीशन बनता है वह तैयार होता है कि सिर्फ और सिर्फ नए साझेदार का हिस्सा। तो मैंने आपको एक एग्जांपल लेकर समझाया भी था। दूसरा कंडीशन था कि नया साझेदार जो आ रहा है अपना हिस्सा पुराने साझेदारों से प्राप्त कर रहा है, वो भी बताया था मैंने। आज हम तीसरे कंडीशन पे चलेंगे जो कि कहता है कि जब नया साझेदार प्रवेश कर रहा है तो वह अपना हिस्सा एक निश्चित भाग में पुराने साझेदारों के हिस्से से प्राप्त करता है। ध्यान दीजिएगा मेरे लाइन को। दूसरा और जो तीसरा कंडीशन है वो बड़ा सिमिलर लगता है बच्चों को, लेकिन बारीक फर्क होता है। पहले में कहता है, मतलब कि जो दूसरा कंडीशन जो पहले वीडियो में बताया था कि नया साझेदार अपना हिस्सा पुराने साझेदारों से प्राप्त करता है, जबकि उसके बाद जो तीसरा कंडीशन है वो कहता है कि नया साझेदार अपना हिस्सा पुराने साझेदारों से एक निश्चित भाग में प्राप्त करता है। वो मैंने जो आपकी बुक में लिखा है कंडीशन नंबर 3 वो भी पढ़ता हूँ। जब नया साझेदार अपना लाभ का हिस्सा पुराने साझेदारों से एक निश्चित भाग में प्राप्त करता है, यानी कि पुराने साझेदार का जो हिस्सा है उसका एक निश्चित भाग, यानी पुराना साझेदार कोई 50 रुपये कमा रहा था तो 50 रुपये का 10% या 20% पुराना वाला पार्टनर दे रहा है। तो अगर 50 रुपये कमा रहा था और 10% दे रहा है तो 5 रुपये अपने हिस्से से पुराना साझेदार नए साझेदार को दे रहा है। जबकि दूसरे वाले कंडीशन में क्या था कि नया साझेदार पुराने साझेदार से डायरेक्ट प्राप्त करेगा हिस्सा, यानी कि अगर पुराना साझेदार 50 रुपये कमा रहा था तो बोला कि वो 10 रुपये प्राप्त करेगा, तो यानी कि 50 में से 10 रुपये डायरेक्ट दे देगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि 50 रुपये का 10% प्राप्त करेगा, तो 50 रुपये का 10% निकालेंगे तो वो बनेगा 5 रुपये, वो प्राप्त करेगा नया साझेदार। दोनों में फ़र्क मैंने बताया। कंडीशन को मैं एक बार पढ़ता भी हूँ जो आपके बुक में लिखा हुआ है। दूसरा कंडीशन का लिखा है कि जब नया साझेदार अपना लाभ का हिस्सा पुराने साझेदारों से प्राप्त करता है। ध्यान दीजिएगा, जब फ्रॉम आ जाता है इसका मतलब कि उतना हिस्सा वो डायरेक्ट उस पार्टनर से, पुराने पार्टनर से ले रहा है। लेकिन जब ये कंडीशन जो तीसरा आज पढ़ाने वाला हूँ कहता है कि जब नया साझेदार अपने लाभ का हिस्सा पुराने साझेदारों से एक निश्चित भाग में प्राप्त करता है, पुराने साझेदार से ही प्राप्त कर रहा है लेकिन उनके शेयर्स का एक निश्चित भाग, जो पुराने साझेदारों का हिस्सा उसका एक निश्चित भाग प्राप्त कर रहा है, तो तरीका हमारा नया प्रॉफिट रेशियो निकालने का बदल जाता है। मैंने एक एग्जांपल लिया है कि RS, ये आपके बुक का एग्जांपल है। RS 5:3 में पार्टनर थे। T को उन्होंने एडमिट किया, T का शेयर नहीं बताया, T को उन्होंने एडमिट किया और T के लिए क्या कहता है, कहता है कि R T को 1/4 अपने हिस्से का, देखिए मैंने यहाँ लिखा है ऑफ हिज शेयर, मैंने फ्रॉम नहीं लगाया,
यानी कि अपने हिस्से का 1/4। तो आर का हिस्सा कितना है, आर का हिस्सा 5/8 है, 5/8 का 1/4 वो देगा टी को। तो हमें निकालना पड़ेगा कि 5/8 का 1/4 कितना हुआ। वैसे ही एस के लिए भी कहता है कि एस गिवन टू टी 2/5 ऑफ हिज शेयर, मतलब एस भी अपने शेयर का 2/5 टी को देता है। तो टी का शेयर कितना है 3/8, 3/8 का वो 2/5 किसको दे रहा है, टी को। तो देखा जाए कि आर और एस कितना कितना गिवन कर रहे हैं। तो आर अपने शेयर का देखते हैं, आर कितना सेक्रीफाइस कर रहा है टी के लिए, आर सेक्रीफाइस टू टी 5/8 का 1/4 देने को कहा है। तो 5/8 का 1/4 हो गया 5/32। वैसे ही एस ने कहा था कि वो अपने हिस्से का 2/5 देगा। तो एस सेक्रीफाइस टू टी 3/8 इंटू 2/5, 3/8 का वो 2/5 दे रहा है। तो वो कितना हिस्सा देगा एस 6/40। ये शेयर उनके हिस्से में से घट जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में ये इतना आर और इतना एस सेक्रीफाइस कर रहे हैं। आगे जाके मैंने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाला। तो आर का शेयर पहले 5/8 था, वो 5/32 टी को दे रहा है, तो हम उतना घटा देंगे तो उसका आ गया 15/32। ऐसे ही एस का 3/8 पुराना शेयर था जिसमें से वो 6/40 दे रहा है, हम उतना घटा देंगे तो एस का आ जाएगा 9/40। और टी का नया शेयर निकालने के लिए जो उसे आर और एस से मिल रहा है दोनों को जोड़ दीजिए। तो मैंने क्या किया, 5/32 आर से मिल रहा है, टी से 6/40 मिल रहा है, दोनों को जोड़ दिया तो आ गया 49/160। इस प्रकार हम क्या करेंगे कि तीनों का देखोगे तो जो नीचे का डिनोमिनेटर है वो बराबर नहीं है, तो हम बराबर करेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो वो हो जाएगा 160 एलसीएम लेके हम बराबर कर दिए। तो आर एस टी का जो अनुपात हो गया नया 75:36:49। ये था हमारा तीसरा कंडीशन। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का वही फॉर्मूला है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड सेक्रीफाइसिंग निकलेगा भी किसका, सिर्फ और सिर्फ पुराने साझेदारों का। तो मैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालता हूँ। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आर सेक्रीफाइस कितना करेगा, तो आर का ओल्ड रेशियो 5/8 है, न्यू रेशियो है 75/160। 160 एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 टाइम 500 माइनस 75, ये हो गया 75/160। एस का भी सेक्रीफाइस निकाल लेंगे, 3/8 माइनस 750/160। उसका नया रेशियो है 36/160। एस का एलसीएम हो गया 160, ये हो गया 24/160। आर और एस का सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया 75:24। 75:24। सॉरी, ये 25 होगा, घटाने में गलती कर दिया था। 25:24 घटाने में गलती कर दिया था। तो ये था हमारा तीसरा कंडीशन।
तीसरा कंडीशन और दूसरा कंडीशन में बहुत ही बारीक फ़र्क है। अगर आप सेंटेंस की लाइन को समझ गए तो फिर सवाल लगाना आसान हो जाता है। जहाँ लिखता है कि नया साझेदार पुराने साझेदारों से प्राप्त कर रहा है, वहाँ जितना हिस्सा दिया है वो पुराने साझेदारों के पुराने अनुपात से घटा दिया जाता है डायरेक्ट। जहाँ लिखता है कि नया साझेदार पुराने साझेदारों से एक निश्चित भाग में प्राप्त कर रहा है, तो वहाँ हमें निकालना पड़ता है कि वह निश्चित भाग कितना बन रहा है। जो निकल कर आता है उसे पुराने साझेदारों के पुराने अनुपात से घटाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, चौथे कंडीशन पे आते हैं। तो चौथा कंडीशन है कि जब पुराना लाभ हानि अनुपात और नया लाभ हानि अनुपात दिया हुआ हो। ये बहुत ही आसान है, इसमें कोई तकलीफ नहीं होती है। जैसे कि सवाल में अगर आपको ओल्ड रेशियो भी दे दे और न्यू रेशियो भी निकाल के दे दे, तब क्या करना है? तो कुछ करना ही नहीं है, आपको गिवन है, ये बेवजह का एक टॉपिक दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना रहता है। जैसे कि मान लीजिए ए बी सी 3 पार्टनर हैं, ए बी 2 पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, और सवाल में सी एडमिट होता है और ए बी सी का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी आपको निकाल के दिया है 2:1। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने की जरूरत नहीं, यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो जब आप निकालने जाओगे तो आप लिखोगे फॉर्मूला सैक्रिफाइसिंग रेशियो का ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए सैक्रिफाइस कितना कर रहा है ये देख लेंगे। ओल्ड रेशियो है ए का 3/5, ए का नया रेशियो है 2/5, तो वो सैक्रिफाइस कर रहा है 1/5। ऐसे बी का सैक्रिफाइस देख लेते हैं। ओल्ड रेशियो है 2/5, न्यू रेशियो भी है 2/5, यानी कि ये कुछ सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ ए ही सेक्रीफाइस कर रहा है। तो एक ये चौथा कंडीशन था कि जब आपके सवाल में पुराना अनुपात और नया अनुपात दोनों दिया हुआ हो तब कैसे कार्य किया जाता है। इसके बाद अगर हम आगे आए तो हमारा जो सबसे पहला समस्या था कि नए लाभ हानि अनुपात की गणना करना और त्याग अनुपात की गणना करना, उस पर हमने 2 क्लास की वीडियो लगाकर कुछ इलस्ट्रेशंस के साथ देख लिए। नेक्स्ट टॉपिक आता है गुडविल का, कि गुडविल क्या होता है। किसी भी फर्म में गुडविल का मतलब होता है कि उसके द्वारा व्यवसाय प्रारंभ से लेकर जब शुरू किया गया और धीरे धीरे चलाते हुए उसने जो अपने नाम का चर्चा लोगों के बीच में, शहर में, एक राज्य स्तर पर या देश स्तर पर जैसे जैसे उसके नाम की चर्चा बढ़ती गई, उसी चीज़ को लोकल टर्म में लोग कहते हैं गुडविल। सही बात है, वही गुडविल है। नाम कहते हैं कि नाम दिखता है, ब्रांड दिखता है, बोलते हैं। तो गुडविल एक प्रकार की इनटेंजिबल एसेट्स है, एक ऐसी एसेट्स है जो कि धीरे धीरे व्यवसाय के सृजन से, यानी कि व्यवसाय जब चलता है तो ख्याति का भी धीरे धीरे सृजन होता है। अब यहाँ पे गुडविल पार्टनरशिप में क्या करता है, तो गुडविल पार्टनरशिप में बहुत इम्पोर्टेंट, देखो कोई व्यवसाय है जिसमें ए और बी पार्टनर है, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, 5 साल 10 साल तक बिजनेस को रन किया, एक स्टैंड एक लेवल पे ले जाकर खड़ा किया मेहनत से। अब कल को 10 साल बाद एक सी नाम का बंदा उस पार्टनरशिप फॉर्म में इंटर करता है, तो इंटर करेगा जब वो पूंजी का पैसा दे देगा, कुछ भी जो भी कंपनसेशन उससे मांगा जब वो दे देगा, तो वो सभी चीज़ों में हिस्सेदारी हो जाएगी। तो जो पुराने पार्टनर 10 साल मेहनत करके गुडविल का निर्माण किया, तो क्या सी ऐसे ही फ्री में वो 10 साल के गुडविल में उसका हिस्सेदारी हो जाए। तो यहाँ पे जो समस्या आती है एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में, कि जो गुडविल फॉर्म ने निर्माण किया है उसमें जो ए और बी का हिस्सा है, उसमें सी जब आगे से हिस्सा प्राप्त करेगा, उस हिस्से का कंपनसेशन सी को
ए और बी को देना पड़ता है एडमिशन के टाइम पे। जैसे कि मैं यूँ कह लूँ कि मैं और मेरा एक दोस्त मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किए, 10 साल बाद हमारे फॉर्म का गुडविल हमने आका मतलब कि वैल्यूएशन किया तो पता चला कि 5 लाख का है। अब सी नाम का बंदा हमारे फॉर्म में आता है, कैपिटल का पैसा उसने दिया कि लो भाई इतना पूंजी मैं लगा देता हूँ, तो क्या हम उसको सारी हिस्सेदारी दे दें? ऐसे ही नहीं। गुडविल तो ए और बी यानी कि मैंने और एक और बंदा जो मैंने एग्जांपल लिया हमने निर्माण किया, तो 5 लाख की गुडविल में वह हिस्सा जब लेगा तो उतना कंपनसेशन उसे ए और बी यानी कि मुझे और मेरे दोस्त को देना पड़ेगा। तो यहाँ पे ख्याति कर क्या रहा है? सबसे पहला तो जो 5 लाख का अमाउंट मैंने बताया वो कैसे निकालना, वो चीज़ हमें सीखना है, यानी कि ख्याति का मूल्यांकन सीखना है कि ख्याति की गणना कैसे करनी है रुपए में। ऐसे मुझ से थोड़े ना कह देंगे कि 20 लाख की ख्याति है। तो ये चैप्टर में हमें जो दूसरी समस्या यानी कि दूसरी नहीं तीसरी समस्या जो सीखनी है कि ख्याति का मूल्यांकन कैसे किया जाए, कि कितने रुपए बने जब नया पार्टनर आ रहा है तो उस समय कितने रुपए की ख्याति उस फॉर्म की है। ये तीसरा समस्या। चौथा समस्या कि वह कितना रुपए ख्याति के हिस्से का लाकर पुराने साझेदारों को देगा, यानी कि चौथे समस्या का नाम है ख्याति का लेखांकन, कि कैसे उसको रिकॉर्ड करना है, कैसे उसको ट्रीट करना है, कैसे उसका ट्रीटमेंट करना है, कि कितना रुपए वो लाकर देगा और किस अनुपात में पुराने साझेदारों को देगा। क्योंकि एक बंदा तो है नहीं, जैसे कि ए और बी मेरे एग्जांपल में पुराने साझेदार है, सी नया आया तो सी उतना रुपए लेकर आ रहा है जो ए और बी को देगा, तो ए और बी किसी न किसी अनुपात में बांटेंगे ना। तो ये समस्या है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल यानी कि ख्याति का लेखांकन। 2 चर्चाएं हम अगले इस वीडियो को लेते हुए और नेक्स्ट वीडियो में भी और उसके भी अगले वीडियो में ख्याति पर चर्चा चलेगी। एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप में ख्याति का मूल्यांकन, ख्याति का लेखांकन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। इसलिए इस टॉपिक पे बिल्कुल लापरवाही मत कीजिएगा। और रेशियो निकालना आपको आना चाहिए, चाहे सैक्रिफाइसिंग चाहे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये अगर नहीं आता है तो फिर आपको गुडविल भी ढंग से आप नहीं कर पाओगे। मैं आता हूँ आपके बुक के अकॉर्डिंग गुडविल पे। गुडविल की मीनिंग दी हुई है, डेफिनेशन दी, आपने 11th में पढ़ा भी होगा कि गुडविल एक प्रकार का इंटेंजिबल एसेट्स होता है, या तो ना दिखाई देता है, हम सिर्फ इसे ना छू सकते हैं, ना दिखाई देता है, सिर्फ इसे महसूस किया जा सकता है कि यह किसी प्रकार का एक एसेट्स है। परिभाषा एक आपकी बुक में लिखा हुआ है कि ख्याति को तथ्यता के साथ परिभाषित करना कठिन है। विभिन्न विद्वानों ने इसकी परिभाषा निम्नलिखित प्रकार दी है। ख्याति एक लाभ है जो व्यवसाय के संबंध एवं प्रसिद्धि से उत्पन्न होती है। मेरे बातें में भी चर्चा की ख्याति है क्या। बिजनेस जब धीरे धीरे रन करता है तो आपके मेहनत से वो जो आपका नाम, आपका ब्रांड चल जाता है, वही उसके पीछे जो लोग कहते हैं कि ये चीज़ नाम लेते हैं, जैसे एप्पल कंपनी है नाम लेते हैं, वो क्या ब्रांड है, वो गुडविल है उसकी, तभी तो लोग उसका नाम ले रहे हैं। एक प्रकार का लाभ दे रहा है वो ब्रांड। आगे अगर हम आए तो ख्याति की कुछ विशेषताएं हैं, वो मैंने आपको पिछले क्लास में ही पढ़ाई थी। ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है। ख्याति को ना देखा जा सकता है, ना छुआ जा सकता है। व्यापारिक संस्थान की प्रसिद्धि पर ख्याति का मूल्य निर्भर करता है। जाहिर सी बात है, जो बिजनेस जितना ही पॉपुलर होगा उस बिजनेस का गुडविल भी उतना ही अधिक होगा। जैसे कि अगर मैं 2 मोबाइल कंपनी का नाम लूँ तो एप्पल की गुडविल और सैमसंग की गुडविल में ज़मीन आसमान का अंतर होगा। तो एप्पल पॉपुलर है सैमसंग के मुकाबले, तो एप्पल की गुडविल ज़्यादा होगी जबकि सैमसंग की उसके मुकाबले कम होगी। इसी प्रकार इससे व्यापार से पृथक नहीं किया जा सकता। जाहिर सी बात है, गुडविल व्यापार का ही हिस्सा है। आगे और सारी चीज़ें दी हुई हैं जो कि मैं ज़रूरी नहीं समझता बहुत बताना। आपके बुक्स में ख्याति का स्वभाव दिया हुआ है कि कैसा नेचर होता है। तो सबसे पहला नेचर होता है गुडविल का कि कैट नेचर गुडविल, यानी कि बिल्ली के स्वभाव की ख्याति। जरा सोचिएगा बिल्ली का स्वभाव क्या होता है।
बिल्ली का स्वभाव होता है कि वह चुनिंदा घरों में ही जाकर दूध पीती है क्या? हाँ, देखिए क्या लिखता है। सामान्यतः बिल्ली का स्वभाव सीमित स्थान या विशिष्ट घर तक सीमित रहता है। ऐसे स्थान या घर के स्वामी से उसका लगाव कम रहता है। स्वामी के बदले जाने पर भी बिल्ली अपना स्थान नहीं छोड़ती है। यानी कि बिल्ली का आप नेचर देखोगे ना, वह आसपास के 5-10 घरों में अगर वो जा रही है तो वहीं पर ही मंडराती रहती है, कभी इस घर कभी उस घर, वहीं 5-10 घरों पे जाएगी। तो यहाँ ख्याति से क्या तात्पर्य कि वो कैसे बिल्ली की ख्याति की बात कर रहा है कि कैट नेचर गुडविल क्या होता है। कैट नेचर गुडविल का मतलब कि ठीक इसी ढंग से यदि ख्याति व्यापार में इस प्रकार की है कि कभी समाप्त नहीं हो, चाहे जितने भी व्यापार के स्वामी बदलते रहें, तो इसे बिल्ली के स्वभाव की ख्याति कहते हैं। जैसे बहुत सारे व्यवसाय की ख्याति उनके मालिकों को देखकर होती है, बट कैट नेचर गुडविल ऐसा नहीं होता है। जैसे एप्पल कंपनी के मालिक अगर बदल भी रहे हैं तो कोई बात नहीं, एप्पल ब्रांड चल चुका है तो भैया उसकी ख्याति भी उतनी ही बनी रहेगी। यानी कि मालिक है घर में चाहे नहीं है, उसके बावजूद भी उसकी ख्याति बनी हुई है। यानी कि ऐसे व्यवसाय जिनमें उनके मालिकों से कोई लेना देना नहीं है, उनके ब्रांड के वजह से ही उसकी गुडविल बन रही है, वैसे गुडविल को कैट नेचर गुडविल कहा जाता है। अगला है कुत्ते के स्वभाव की ख्याति डॉग नेचर गुडविल। डॉग का नेचर कैसा होता है? वो अपने स्वामी का वफादार होता है, वह अपने स्वामी का वफादार होता है। स्वामी जहाँ जाएगा वहाँ पे वह भी चला जाता है। इस प्रकार किसी किसी व्यवसाय में कस्टमर जो होता है, वो जो ओनर होता है, स्वामी होता है, उस पर ज़्यादा ट्रस्ट करता है। तो अगर उस दुकान पर वो ओनर बदल गया तो फिर क्या होती है, उस व्यवसाय की गुडविल भी डाउन हो जाती। उस ओनर ने क्या किया, अगर अपना दूसरी जगह शॉप खोल दिया तो वो कस्टमर भी उठ के वहाँ चले जाते, फिर उस शॉप पर कोई नहीं जाए। यानी कि डॉग नेचर गुडविल ये कहता है कि जिस व्यवसाय का ख्याति उनके मालिकों पर डिपेंड करता है, उनकी ख्याति उनके मालिकों के हिसाब से भी चेंज होती रहती है। अगर इस व्यवसाय में तो मालिक बदल गया तो उसके ख्याति में भी उतार चढ़ाव हो सकता है। फिर तीसरा है चूहे के स्वभाव की ख्याति। चूहे का स्वभाव क्या होता है भाई, देखते हैं। चूहा एक जगह पर कभी कभी स्थिर नहीं रहता है, कभी भी स्थिर नहीं रहता, इधर उधर भागता रहता है। ठीक उसी ढंग से यदि व्यवसाय की ख्याति बिल्कुल अस्थिर और अनिश्चित हो तो इसे चूहे के स्वभाव की ख्याति कहते हैं। ऐसी ख्याति का नाम मात्र मूल्य होता है, जैसे प्रत्येक वर्ष स्थान परिवर्तित करके ईंटों का भट्टा लगाना। रैट नेचर गुडविल की चूहे को जहाँ भी सामान मिलेगा वो कुतरना शुरू कर देता है। आज यहाँ है तो कल वहाँ रहेगा, वो अपना स्थान चेंज करता रहता है। उसी प्रकार कि जैसे कोई व्यवसाय जहाँ, जैसे इसमें जो एग्जांपल दिया है भट्टे का, ईंट का भट्टा, जहाँ भी शुरू हुआ ईंट लोग खरीदने पहुँच जाएंगे, चाहे सलेमपुर में हो चाहे कहीं और हो। तो कहने का मतलब है कि यह ऐसा ख्याति जो स्थान के वजह से कहीं भी हो उसके कस्टमर पहुँच ही जाएंगे, वो होता है रैट नेचर गुडविल। अब आगे देता है ख्याति के मूल्य को प्रभावित करने वाले कारक। ख्याति के मूल्य को क्या प्रभावित कर सकता है? तो सबसे पहला है व्यापार का स्थान, बिजनेस प्लेस। जाहिर सी बात है, अगर आपका शॉप, आपका कॉम्प्लेक्स, आपका मॉल भीड़ भाड़ वाले इलाके में है, यानी कि जहाँ पे मार्केट है वहाँ पर है, तो आपके व्यवसाय की ख्याति उतनी ही बढ़ेगी। अगर किसी साइड वाले एरिया में है या कम भीड़ वाले इलाके में, तो आपकी ख्याति उस रफ्तार से नहीं बढ़ेगी, धीरे बढ़ेगी। तो प्लेस ऑफ बिजनेस भी इफेक्ट करता है गुडविल को, कारक है एक प्रकार का, उसके ख्याति के प्रभाव पर एक कारक है, प्रभाव करता है। फिर अगला है व्यवसाय की प्रकृति, नेचर ऑफ बिजनेस। कहता है अनिवार्य आवश्यकता से संबंधित व्यवसाय, एकाधिकारात्मक व्यवसाय, जोखिम रिक्त वस्तुओं का व्यवसाय आदि की ख्याति अधिक रहती है, परिणाम स्वरूप ख्याति का मूल्य भी अधिक होता है। अब क्या है भाई, व्यवसाय की प्रकृति कैसे, जैसे हम एग्जांपल में अगर इंडियन रेलवे को ले लें तो वो सिंगल सेलर है, रेल सिर्फ कौन चला सकता है, इंडियन रेलवे।
तो उसकी ख्याति क्या है, पूरे इंडिया में बहुत ही प्रसिद्ध है। यानी कि कह रहा है कि एकाधिकार वाले व्यवसाय जो होते हैं उनकी ख्याति बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वही सिंगल सेलर है, जितना मन करेगा उतना एमआरपी डिसाइड करेगा, जितना मन करेगा उतना रेट डिसाइड करेगा, जैसे मन करेगा वैसे बेचेगा। किसी ऐसे वस्तु की जिसमें जोखिम क्या हो, जोखिम रिक्त हो, मतलब कि जोखिम से भरा हुआ, तो वैसे भी व्यवसाय में क्या होता है, ख्याति ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती है। आगे है व्यवसाय की जोखिम और अनिश्चितता, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी ऑफ बिजनेस। ख्याति और जोखिम के बीच विपरीत संबंध होता है। ख्याति और जोखिम के बीच विपरीत संबंध होता है। जोखिम युक्त वस्तुओं के व्यवसाय की ख्याति अधिक रहने से इसका मूल्य भी अधिक होता है। इसके विपरीत जोखिम युक्त वस्तुओं के व्यवसाय की ख्याति कम रहने से इसका मूल्य भी काफ़ी कम होता है। जैसे कि सब्जी, रेस्टोरेंट्स वगैरह वाले जो बिजनेस है, इनमें जोखिम बहुत ज़्यादा होता है। कैसे भाई, सामान खराब होने का डर है, तो उनकी गुडविल भी कम होती है। और जिन व्यवसाय में जोखिम कम है, ना के बराबर, उनकी गुडविल ज़्यादा होगी, क्योंकि वो सामान ज़्यादा दिन तक टिक सकता है, ज़्यादा दिन तक चल सकता है, तो उसकी गुडविल भी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट कहता है मोनोपोलिस्टिक बिजनेस। ये मैंने आपको समझा दिया कि एकाधिकारात्मक व्यवसाय, हिंदी बोलने में डिस्टर्ब होता है मुझे। मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है अगर, तो उसे उसकी ख्याति बहुत ही ज़्यादा हमेशा रहेगी, क्योंकि वो सिंगल सेलर है पूरे बिजनेस में, और अपने हिसाब से रेट डिसाइड करेगा, अपने हिसाब से बेचेगा, इसलिए उसकी ख्याति हमेशा अच्छी होगी। मोनोपोलिस्टिक बिजनेस का सबसे अच्छा एग्जांपल इंडियन रेलवे भी है, क्योंकि इंडियन रेलवे के बाद मुझे नहीं लगता कि इंडिया में कोई और संस्था है जो रेल चला सकती है। फिर है मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। आपके बिजनेस का मैनेजमेंट यानी कि प्रबंध जितना ही सकुशल होगा, अच्छा होगा, जितना ही अच्छा डिलीवरी करेंगे, जितना ही अच्छा स्टाफ होगा, जितना ही अच्छा हम रिस्पॉन्स करेंगे कस्टमर को, तो उससे हमारी ख्याति उतनी अधिक बढ़ेगी। आगे है पर्सनालिटी ऑफ बिजनेसमैन। अब दुकान पे दो तरीके के व्यवसाय मिल सकते हैं, एक जो किसी भी तरीके से रहता हो दुकान पर, और एक जो अच्छे से सज धज कर बैठा हो, वेल मेंटेन हो, तो उसकी पर्सनालिटी इफेक्ट करती है कस्टमर को। तो पर्सनालिटी ऑफ बिजनेसमैन यानी कि बिजनेसमैन की पर्सनालिटी जितनी अच्छी होगी, उसकी ख्याति बढ़ने की आशंका भी उतनी ही होगी। फिर है वॉल्यूम ऑफ कैपिटल, यानी कि पूंजी की मात्रा। फर्म में जितना ही अधिक हम कैपिटल, जितना ही अधिक सामान लगा कर रखेंगे, उतना ही हमारा ख्याति बढ़ेगा। क्योंकि मान लो एक कस्टमर आता है, वो 4 सामान की लिस्ट लेकर आता है, अगर हमारे पास एक सामान मिलता है और 3 सामान नहीं मिलता है, तो वह क्या करेगा, वह चला जाएगा और जाकर कहेगा यार वहाँ तो कोई सामान ही नहीं मिलता। और चारों सामान हमारे यहाँ मिल जाए तो जाकर क्या कहेगा, भाई सारे सामान वहाँ मिलता है। तो चारों सामान यानी सभी सामानों को लगाने के लिए हमारे पास कैपिटल तो होनी चाहिए। तो कहने का मतलब है कि पूंजी की मात्रा व्यवसाय में जितनी अधिक होगी, ख्याति भी बढ़ने के आसार उतने ही होंगे। फिर व्यापार चिन्ह की लोकप्रियता, ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है, किसी भी व्यवसाय का लोगो। एप्पल का लोगो पीछे से देखते ही लोग कह देते हैं कि एप्पल है, तो उसका प्रचार अपने आप हो रहा है, गुडविल उसकी अपने आप बढ़ रही है। यानी कि आपके व्यापार के चिन्ह की अगर लोकप्रियता अच्छी हो गई, तो आपकी गुडविल भी क्या होगी, बढ़ने लगेगी। फिर क्या है, लाभ की मात्रा। भाई जितना ही आप अधिक लाभ कमाओगे, उतना ही उस पैसे को फिर से उस बिजनेस में लगा के कैपिटल को बढ़ाओगे। तो जब वॉल्यूम ऑफ प्रॉफिट हमेशा अधिक होगा, तो आपका गुडविल भी क्या होगा, ऊपर की तरफ बढ़ेगा। और भी बहुत सारे कारक हैं, जैसे गवर्नमेंट की नीतियां हैं, आयात निर्यात की नीतियां हैं, लाइसेंस नीति है, देश में शांति, बाजार की स्थिति वगैरह बहुत सारे कारक हैं जो गुडविल को इफेक्ट करते हैं। आगे अगर हम चलते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक है ख्याति का अपलेखन। मूलतः ख्याति को चिढ़ाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि ख्याति का सही मूल्यांकन कर पाना असंभव कार्य है। किया तो जाता है मूल्यांकन, वो हम यहाँ सीखेंगे भी, लेकिन एकदम सही मूल्यांकन करना एकदम ही असंभव कार्य है।
देखते हैं क्या कहता है। ख्याति को आर्थिक चिट्ठा के संपत्ति पक्ष में अस्थायी संपत्ति के रूप में लिखा जाता है। व्यवसाय की अन्य अस्थायी संपत्तियों की तरह ख्याति भी एक अस्थायी संपत्ति मानी जाती है। मैंने हमेशा बोला है कि ख्याति एक प्रकार का टेंजिबल और फिक्स्ड एसेट्स है, पर अन्य अस्थायी संपत्ति और ख्याति में क्या है, अंतर है। व्यवसाय की अन्य अस्थायी संपत्तियां मूर्त होती हैं, दिखती है, देखी जा सकती हैं, छुई जा सकती हैं और वास्तविक होती है, उनका एक ढांचा होता है। जबकि ख्याति ना तो छुआ जा सकता है, ना ही देखा जा सकता है और ना ही उसका कोई रूप है। फिर कहता है अन्य संपत्तियां सभी को दिखाई पड़ती है, जबकि ख्याति दिखाई नहीं पड़ती है। और लेखापालकों का कहना है कि ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है और इसे यथाशीघ्र व्यवसाय से अपलिखित कर देना चाहिए। इसे जितना जल्दी हो सके व्यवसाय से हटा भी देना चाहिए, क्योंकि गुडविल का सही आकलन लगा पाना भी मुश्किल होता है। क्योंकि इसके सिस्टम तो हैं कि कैसे निकालना है, क्या करना है, लेकिन निकालने के बाद भी नहीं कहा जा सकता कि एग्जैक्ट इतनी गुडविल है कि नहीं। इसीलिए लेखापालक जो एक्सपर्ट होते हैं अकाउंट के, उनका मानना है कि इसे बैलेंस शीट में नहीं रखना चाहिए। ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता कह रहा, मैंने आपको बता दिया था कि नए साझेदार के आने पर ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। जाहिर सी बात है, जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तब भी होती है, जब कोई पार्टनर का डेथ होता है तब भी होता है, वो लिखा भी है आपके बुक में। नए साझेदार के प्रवेश करने पर होती है ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता। किसी साझेदार के मृत्यु या अवकाश ग्रहण करने पर भी पड़ती है। साझेदारी फॉर्म की बिक्री करने पे, हम मतलब कि अपना बिजनेस उठाकर किसी दूसरे को बेच दिए तो भी गुडविल के कैलकुलेशन की यानी वैल्यूएशन की आवश्यकता पड़ती है। साझेदारी फॉर्मों का एकीकरण, यानी कि कोई दो पार्टनरशिप फॉर्म मिल जाए और एक पार्टनरशिप फॉर्म बन जाए, अमलगमेशन हो जाए, तो उस वक्त भी दोनों फॉर्म की अलग अलग गुडविल का वैल्यूएशन करना आवश्यक होता है। आगे कहता है कि साझेदारी फॉर्म का सीमित कंपनी में रूपांतरण हो जाए, यानी कि साझेदारी फॉर्म से वो कंपनी में तब्दील हो जाए तो भी साझेदारी फॉर्म का क्या गुडविल है, इसका भी वैल्यूएशन करने का आवश्यकता पड़ता है। आगे अगर हम बात करें तो हमारा टॉपिक है ख्याति का मूल्यांकन करने की विधियाँ। जो दो प्रॉब्लम्स थी, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल से पहले हमें ये तो निकालना पड़ेगा ना कि ख्याति कितने की है, तो वो टॉपिक है हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वह चीज़ हम अगले वीडियो से देखेंगे कि कैसे ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। आज के लिए इतना काफ़ी है। अभी भी मैं कहता हूँ कि न्यू रेशियो को फाइंड करने में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो को फाइंड करने में कोई दिक्कत हो तो आप पूछिए। अब कल से हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैसे ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है ये देखेंगे। फर्स्ट चैप्टर में जो थ्योरी पार्ट था आपने उसका नोट्स बनाया होगा। सेकंड चैप्टर में आप कुछ बेसिक चीज़ जो आपके बुक्स में दिए हैं, त्याग अनुपात, नए लाभान्वित अनुपात के बीच का अंतर, नए साझेदार के प्रवेश के समय पर होने वाली समस्याएं, ख्याति का अर्थ, ख्याति के स्वभाव, ख्याति का जो स्वभाव था, जो मैंने 3 स्वभाव बताए, फिर ख्याति को प्रभाव करने वाले कारक, इन सभी चीज़ों का आप नोट्स अपने रजिस्टर में मेंटेन करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी घर पे अच्छे से रहोगे, अच्छे से हो और पढ़ाई करते रहो। जो भी समस्या हो उसे आप मुझसे कॉल के जरिए और मैसेज के माध्यम से पूछ सकते हो। थैंक यू।